नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों को मिली खुली छूट। सरकार ने कहा साफ करो घाटी, जहां दिखे आतंकी पहुंचा दो जहन्नुम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि अमेरिका बनाम चीन की जंग का मैदान बना नेपाल, सरकार पर छाया संकट। चौथी बड़ी खबर में पंजाब का चुनाव से पहले आतंकी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान से आने वाला है हथियारों का जखीरा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर वार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और इसी के साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों को मिली खुली छूट। सरकार ने कहा साफ करो घाटी, जहां दिखे आतंकी तुरंत पहुंचा दो जहन्नुम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और कट्टरपंथियों को लगाम लगाने के लिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की। केंद्र सरकार घाटी को लेकर काफी सख्त है। सरकार चाहती है कि घाटी में विकास की धारा बहे और वहां के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और सुविधाओं का लाभ मिले। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं और साथ ही सरकार ने आतंकियों को घाटी से बाहर निकाल फेंकने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। अभी अमित शाह और अजीत डोभाल की मुलाकात को कुछ ही समय हुए हैं कि कश्मीर में इसका परिणाम मिलने लगा है। दरअसल शोपियां में सुबह सुबह एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। अमित शाह और अजीत डोभाल की रणनीति से थर थर कांप रही पाकिस्तानी आर्मी। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर एनकाउंटर, शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिली है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां के जैनापोरा में और चेरमार्ग इलाके में सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि सुबह ये मुठभेड़ शोपियां के जैनापोरो और चेरमार्ग इलाके में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। इस दौरान वहां पर पहले से छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन संभालते हुए उन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और हमें इस मामले में अभी सुरक्षा इकाइयों से और जानकारी का इंतजार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका बनाम चीन की जंग का मैदान बना नेपाल, सरकार पर छाया हुआ है संकट। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों अमेरिका बनाम चीन की जंग में पिसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक कॉमन बात यह है कि इस बार भी नेपाल के राजनीतिक बवाल के केंद्र में चीन ही है। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के सरकार से अलग होने की चेतावनी के बाद अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की शरण में पहुंच गए हैं। ये पूरा विवाद अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को लागू करने को लेकर खड़ा हुआ है और इसका चीन समर्थक गुट विरोध कर रहा है। प्रचंड के विरोध के बाद देउबा सरकार ने एमसीसी को संसद में पेश करने के फैसले को टाल दिया है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौता 16 फरवरी को ही नेपाल की संसद के पटल पर रखा जाना था, लेकिन $50 करोड़ के अनुदान के विषय पर हो रहे विरोध के मद्देनजर इसे टाल दिया गया है। इस पर नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देउबा अब विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले आतंकी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान से आने वाला है हथियारों का जखीरा। जी हां दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी तादाद में हथियारों और विस्फोटों की सप्लाई होने वाली है। पाकिस्तान समेत विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी एक बड़ा कंसाइनमेंट भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए भारत में भेजने वाले हैं। यह अलर्ट 14 फरवरी को जारी किया गया है। अलर्ट में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि पंजाब में चुनाव की वजह से बीएसएफ अलर्ट है और इसीलिए हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा राजस्थान बॉर्डर से भेजा जाएगा। राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद व्यक्ति इन हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे को
पंजाब के अबोहर और भटिंडा में सप्लाई करने वाला है। खुफिया एजेंसी ने यह इनपुट राजस्थान और पंजाब की एजेंसियों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला। चुनावी माहौल में यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गर्मा गई है। दरअसल दोस्तों 2008 अहमदाबाद धमाके पर फैसला आ गया है और 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। अब बीजेपी ने दोषियों का समाजवादी कनेक्शन निकाल लिया है। पीलीभीत में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकार में माफिया राज था। सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीलीभीत में वोटरों से योगी की अपील, देश और प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए भाजपा को दे वोट। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के राज में अन्नदाता आत्महत्या से मरते थे, गरीब भूख से मरते थे, जंगल राज था, अपराधियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और हिस्ट्री शीटरों द्वारा पुलिस स्टेशन चलाए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया था, युवा बेरोजगार थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले की सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी। भाजपा की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि पीलीभीत की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत मिली। इसीलिए देश और प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए भाजपा को ही वोट दें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। वोटिंग से एक दिन पहले मुश्किलों में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव की 117 सीटों पर मतदान होना है। अमृतसर ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मतदान से ठीक एक दिन पहले मुसीबत में आ घिरे हैं। दरअसल सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ के डीएसपी ने क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के डीएसपी दिलचेर सिंह चंदेल ने सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में क्रिमिनल मानहानि याचिका दायर की है। डीएसपी ने कहा कि साल 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में सिद्धू विफल रहे। साल 2021 दिसंबर के महीने में पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में पहुंचे सिद्धू ने पंजाब पुलिस का जमकर मजाक उड़ाया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश ने पार किया 175 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, नया भारत नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक हालिया ट्वीट में बताया कि देश ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि नया भारत नए कीर्तिमान, देश ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा कर लिया है पार। वहीं भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान जारी करते हुए जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से मिले एस जयशंकर। इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर दोनों के बीच हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, जर्मनी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए भारत एक नई कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से आज मुलाकात की। आपको बता दें, जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर जर्मनी की विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 6 दिवसीय जर्मनी व फ्रांस दौरे पर हैं। वो 23 फरवरी तक विदेश यात्रा पर रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जर्मनी में वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और इस दौरान वो विदेश मंत्री व अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। तेज हवाओं से बदलेगा दिल्ली का मौसम, कई राज्यों में है बारिश की भारी संभावना। जी हां दोस्तों, वेदर रिपोर्ट आ चुकी है।
है और यहाँ पर मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप पर अगले 2 दिनों तक तेज बारिश भी हो सकती है। देश के कई हिस्सों में हल्की बढ़ी हुई ठंड भी देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने देश के कई और राज्यों में बारिश होने की बात कही है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तेज बारिश होने की भारी संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका विवाद में क्या होगा भारत को रुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए इसके संकेत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जारी विवाद में भारत ने तटस्थ ही रहने का संकेत दिया है। मौजूदा व दीर्घकालिक हितों को देखते हुए अभी भारत के लिए अमेरिका व रूस दोनों की जरूरत है। ऐसे में भारत किसी भी एक देश पर अभी दाव लगाने से बचने की रणनीति भारत ने अपना रखी है। कूटनीतिक स्तर पर भारत अमेरिका व रूस के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों को अपनी स्थिति साफ तौर पर बता रहा है। इसी बीच भारत यूक्रेन प्रकरण में यूरोपीय देशों की अहमियत को देखते हुए उनके साथ भी लगातार संपर्क बनाकर रखे हुए है। विदेश मंत्री देर रात 5 दिनों की यात्रा पर जर्मनी व फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी दूसरे यूरोपीय देश के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पिछले कुछ घंटों के भीतर परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए 2 बार अपने पक्ष सामने रखे हैं। भारत ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि यूक्रेन संकट का समाधान समझौते की भावना के मुताबिक होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन का दावा, सीमा पर 1.5 लाख रूसी सैनिक तैनात, विद्रोही भी कर रहे हैं गोलीबारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के चारों ओर अपने सैन्य स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 1,49,000 तक कर दी है। यूक्रेन ने बताया कि रूसी सैनिकों के साथ रूस समर्थित विद्रोही भी सीमा से सटे गांव पर गोलाबारी कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा पर तनाव, श्रीनगर लेह राजमार्ग के जल्द खुलने की राह नहीं आसान, बर्फबारी बनी रुकावट। जी हां दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में चीनी सीमा पर 2 साल से जारी तनातनी के माहौल के बीच एलएसी तक सप्लाई को निर्बाध जारी रखने की खातिर 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को खुला रखना सीमा सड़क संगठन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। दरअसल बर्फबारी चुनौती बनी हुई है। इतना जरूर था कि इसके इस बार जल्दी खुल जाने की संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही थी क्योंकि इस राजमार्ग पर इस बार उतनी बर्फबारी नहीं हुई है जितने पिछले साल हुई थी। बीआरओ के बीकन संगठन के अनुसार इस राजमार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूरी तेजी से जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में 24 फरवरी को आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश की चुनाव से बड़ी खबर, प्रयागराज की 12 विधानसभा क्षेत्र के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन चुनाव शोर अभी पूरे शबाब पर नहीं है। बड़े नेताओं की रैलियां एवं सभाओं का भी इंतजार है, लेकिन 21 फरवरी से ये चुप्पी टूटने जा रही है। ये चुनावी शोर 25 फरवरी की शाम को प्रचार थमने तक बरकरार रहेगा। बड़े नेताओं की बात करें तो भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य नेता आए हैं। अन्य दलों के प्रत्याशियों को अभी बड़े नेताओं का इंतजार है। चूंकि 20 फरवरी को तीसरे तथा 23 को चौथे चरण का मतदान है, इस तरह से चौथे चरण के मतदान के लिए 21 फरवरी की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में इसके बाद यहां बड़े नेताओं की रैलियां एवं सभाओं की बात की जा रही है। 21 फरवरी को बसपा प्रमुख मायावती की सभा घोषित है। वहीं 24 फरवरी को मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली संभावित है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व सांसद डिंपल यादव की सभा और रोड शो भी संभावित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विवादों में फंसे केजरीवाल, अमित शाह ने सीएम चन्नी को लिखा खत, कहा देश की अखंडता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कुमार विश्वास के दावे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों केजरीवाल पर हमलावर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने इसका जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और वो व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि मामले को विस्तार से देखा जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने
गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। अमित शाह ने लिखा है कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं इस मामले की गहराई से जांच करवाऊंगा। वहीं कुमार विश्वास ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपने पूर्व साथी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं कुमार विश्वास ने एक एजेंसी से बात करते हुए दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पूरी दुनिया में पंजाबियत एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे एक समय में मैंने ये तक कहा था कि अलगाववादियों का साथ नहीं लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा। विश्वास ने आगे कहा कि यहाँ तक कि उन्होंने खुद के मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला भी बताया था। इस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि भगवंत मान और HS फुल्का को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आज भी वो उसी पथ पर हैं। एक दिन केजरीवाल ने कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं एक दिन स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। जब मैंने अलगाववाद की बात कही तो उन्होंने कहा कि तो क्या हो गया, अगर ऐसा होता तो स्वतंत्र देश का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर और चुनाव से ठीक पहले ये आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी वोट मांगने आए तो पूछिएगा राम मंदिर निर्माण में क्यों डाला अड़ंगा, JP नड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि सदियों की अभिलाषा पूरी हो रही है। राम जन्मभूमि भाजपा का सांस्कृतिक लक्ष्य था। नड्डा ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि राम मंदिर निर्माण में उन्होंने अड़ंगा क्यों डाला। कहा जिन नेताओं को जल का आचमन करना नहीं आता वो अब टीका लगा कर घूम रहे हैं। और भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी लीडर नहीं रीडर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जब यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी कर रहे थे तब प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि धारा 370 की समाप्ति हमारा सपना था। केंद्र में सरकार बनी तो ये सपना भी पूरा हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश में 3 तलाक लागू नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस 3 तलाक खत्म नहीं कर सकी। कहा कि जनधन खाते का विपक्षी मजाक उड़ाते थे, लेकिन लॉकडाउन में यही खाते काम आए। गरीबों को 500-500 रुपए भेजे गए। प्रदेश में लाखों की संख्या में घर बने। गंभीर बीमारियों से लड़ने 5 लाख का हेल्थ कवर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहे रूस पर कोरोना की महामार। एक दिन में 1,80,071 नए मामले। यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहे रूस पर कोरोना की महामार जारी है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कोरोना संक्रमण के 1,80,071 नए मामले यहां सामने आए हैं और 784 लोगों की जान गई है। मामले की जानकारी फेडरल रिस्पांस केंद्र ने शुक्रवार को दी। रूस में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को फेडरल रिस्पांस केंद्र ने जानकारी दी है कि यहां 1,80,071 नए कोविड-19 मामले की पहचान की गई और 784 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 1,98,369 कोरोना मरीज को देश भर के अस्पतालों से बीते 24 घंटे में छुट्टी दे दी गई है। पिछले दिन की तुलना में 7.2% की वृद्धि की गई, जब 1,85,082 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए आगे आया एयर इंडिया और इस तारीख से फिर शुरू करेगा उड़ानें। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच एयर इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो इस महीने के अंत में भारत और यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की संभावना की चेतावनी दी है। विमानन कंपनी ने बताया कि ये उड़ान 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन रवाना की जाएंगी। रूस ने नौसेना अभ्यास के लिए काला सागर में युद्धपोत भेजने के अलावा यूक्रेन से सटी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं इमरान खान। मुल्क में हो रही है तानाशाही की वापसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों राजनीतिक भूचाल आया हुआ है पाकिस्तान में और पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान
के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और जल्द ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान में तानाशाही का दौर फिर से वापस लौट आने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र से दूर जा रहा है और इमरान खान के नेतृत्व में मुल्क तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने कहा है कि वो जनता को दिखाएंगे कि कौन चुनी हुई सरकार के साथ खड़ा है और कौन संसद के साथ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि संसद का हर सदस्य इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अभियान चलाएगा। बिलावल ने कहा कि हम जनता को दिखाएंगे कि आर्थिक संकट और लोकतांत्रिक गिरावट के दौरान उनके साथ कौन खड़ा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस के लिए महाविनाशक होगी यूक्रेन पर नाटो से जंग, अमेरिका ने तैनात कर रखा है 100 परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ जारी तनाव पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों को परमाणु जंग की धमकी दे रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राह आसान नहीं होने जा रही है। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। ये देश हैं बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। यही नहीं, इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बम्बर को भी ब्रिटेन की हवाई ठिकानों पर भेजा हुआ है। अमेरिका अपने नए परमाणु बम B-61-12 को भी बहुत तेजी से तैयार कर रही है, जिसे साल 2023 तक यूरोप में भी तैनात कर दिया जाएगा। ये परमाणु बम अमेरिका के सबसे घातक F-35 लड़ाकू विमानों से गिराए जा सकते हैं।